हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ब्रिंग स्टडी में। और हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का पार्ट 2। पार्ट 1 हमारा ऑलरेडी कवर हो चुका है, जिसमें हमने देखा था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन। इसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी थी, अवेलेबिलिटी, उसकी एक्सेसिबिलिटी और भी बहुत सारी चीजें हमने देखी थी रिसोर्सेज में। फिर हमने देखा था क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने देखा था नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, रिसाइक्लेबल, नॉन रिसाइक्लेबल, और इन सब की 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में आने वाली डेफिनेशन हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, तो किस तरह से रिसोर्सेज को डेवलप किया जा सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या था, बिना नेचर को हार्म के डेवलपमेंट करना। उसके अलावा अर्थ समिट हमने किया था, कब हुआ था, 1992 में। फिर हमने देखा था एजेंडा 21 क्या होता है, और एजेंडा 21 में हमने देखा था कि इसका एम, इसका रिजल्ट क्या निकला था कि हर कंट्री जाकर अपने अपने एरिया में, अपने अपने स्टेट में लोकल एजेंडा 21 ड्रॉ करेगी। पर ये सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं इन डिटेल, किसमें, पार्ट 1 में, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। देन यू कैन कंटिन्यू विद द सेकेंड पार्ट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसका सेकेंड पार्ट है रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग मतलब क्या होता है कि आपकी कंट्री में रिसोर्सेस अवेलेबल तो है, पर आप उसको किस तरह से प्लान करोगे, आप किस तरह से उसको मैनेज कर सकते हो, क्या क्या टेक्नोलॉजी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, कैसे उनका सही तरीके से यूज करके अपनी कंट्री को डेवलप कर सकते हो। क्योंकि ये तो आपको बेसिक पता होगा कि कोई भी कंट्री डेवलप्ड कंट्री में कब आती है, जब उसके पास प्रॉपर रिसोर्सेज हो और उसको उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने का प्रॉपर टेक्निक भी पता हो, और वो उसको यूटिलाइज करके डेवलपमेंट भी कर रहे हो, तब वो कंट्री क्या होती है, डेवलप्ड कंट्रीज। अदरवाइज ऐसी कंट्रीज जिसके पास रिसोर्सेज तो है पर टेक्नोलॉजी नहीं है और वो उसका पूरा यूज भी नहीं कर रहे, उनको हम क्या बोलते हैं, डेवलपिंग कंट्री। मतलब वो कंट्रीज अभी भी क्या हो रही है, डेवलप ही हो रही हैं। जिसका एक एग्जांपल है इंडिया। रिसोर्सेज तो हमारे पास बहुत सारे हैं, बट वी आर स्टिल डेवलपिंग। इसका बेटर एग्जांपल है हमारे यहाँ का पॉपुलेशन। जनरली पॉपुलेशन को हम एक नेगेटिव एस्पेक्ट में ले लेते हैं, पर पॉपुलेशन का होना किसी भी कंट्री में बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि अगर उन रिसोर्सेज को या उस पॉपुलेशन को सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो कंट्री बहुत डेवलप हो सकती है। इसका एक बेटर एग्जांपल है चाइना, जिसने अपनी पॉपुलेशन का बहुत बेटर यूज किया, उसने अपना मार्केट डेवलप किया, चीजों का प्रोडक्शन बढ़ाया और अपनी करेंसी की वैल्यू क्या कर दी, उसने बढ़ा दी, पूरे मार्केट में छा चुका है चाइना। और आजकल आप देखेंगे हर कंट्री में कोई ना कोई चाइनीज प्रोडक्ट जरूर होते हैं, क्योंकि वो चीप रेट में होते हैं, क्योंकि उनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। खैर वो इकोनॉमिक का एस्पेक्ट हो जाएगा। फिलहाल हम देखते हैं कि इंडिया में कौन कौन से रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर आप देखेंगे इंडिया का ज्योग्राफिकल लोकेशन, तो ये कहां पर आता है, इंडिया के ऑलमोस्ट यहां से, मतलब ऑलमोस्ट मिड से एक लाइन जाती है जिसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब आपको पता होगा कि किसी भी जगह पर, किसी भी कंट्री में अगर हम देखें तो फॉर एग्जाम्पल हम ये बना लेते हैं अर्थ, बीच से क्या जाएगी, इक्वेटर, ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये हो जाएगी हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो कैंसर से लेकर कैप्रिकॉर्न तक का जो भी एरिया होता है वो कैसा होता है, हॉट रीजन होता है। उसके अलावा आप इससे ऊपर जाएंगे तो रीजन कोल्ड होता जाएगा। इधर से नीचे साउथ पोल की तरफ भी आएंगे तो आपका जो क्लाइमेट है वो कैसा होता जाएगा, ठंडा। तो इंडिया का जो लोकेशन है वो ऑलमोस्ट आपका यहां पर आता है ना, मतलब ऑलमोस्ट बीच में आता है। ये देखिए यहां से क्या जा रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसका फायदा क्या होता है, इंडिया का जो सदर्न पार्ट है ये कैसा है, पूरा हॉट है, और जो उसका नदर्न पार्ट है ये कैसा है, पूरा कोल्ड है। तो मतलब इंडिया में आपको बढ़िया से हॉट क्लाइमेट भी देखने को मिल जाता है और कोल्ड क्लाइमेट भी। मतलब इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि यहाँ पर आपको गर्म जगह पे मिलने वाले रिसोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं और ठंडी जगह पे मिलने वाले रिसोर्सेज भी अवेलेबल हो जाते हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि इंडिया में एक्चुअली कहां कहां पर कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है ना। तो
यहाँ पे अगर हम देखें इंडिया के टर्म्स में, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, लद्दाख है, और लद्दाख में क्या होता है, कोल्ड डेजर्ट होता है, तो यहाँ पे हमारे पास कोल्ड डेजर्ट भी है। फिर अगर आप जाएंगे यहाँ पर राजस्थान में, तो यहाँ पे आपको हॉट डेजर्ट देखने को मिलता है, और अगर आप थोड़ा सा गुजरात भी देख लेंगे तो यहाँ पे भी डेजर्ट एरिया मिलता है रन ऑफ कच्छ में। तो हमारे पास डेजर्ट बढ़िया से है, कोल्ड डेजर्ट भी है और हॉट डेजर्ट भी है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे साउथ में, तो साउथ में आपको कौन सी चीजें देखने को मिल जाएंगी, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्पाइसेस बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं ना, स्पाइसेस मतलब कि मसाले बहुत सारे मिल जाएंगे। उसके अलावा यही वो एरिया है जहां पे चावल की खेती, राइस प्रोडक्शन बहुत ज्यादा अच्छा होता है। उसके बाद अगर आप जाएंगे ये वाले पार्ट में, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इस बेल्ट में जाएंगे तो यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। इसका रीजन है कि यहाँ से नदियां बहुत सारी फ्लो होती हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश से ही गंगा रिवर फ्लो हो रही है। उसके अलावा पंजाब में तो 5, मतलब उसका नाम ही है ना पंजाब, तो 5 नदियों का समूह है ना, तो इस वजह से यहाँ पे पानी या वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, और खेती यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो एग्रीकल्चर रिसोर्सेज आपको इस बेल्ट में मिलते हैं। राइस एंड स्पाइसेस आपको यहाँ मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ जाएंगे तो आपको जम्मू एंड कश्मीर या नॉर्थ रीजन में आपको ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे से देखने को मिल जाते हैं। आपको चाय पीनी है, आप आ जाइए असम, यहाँ पे बहुत बढ़िया चाय मिल जाएगी। अगर आप जाएंगे कर्नाटका, कर्नाटका इज फेमस फॉर कॉफी प्रोडक्शन। उसके अलावा अगर आप देखेंगे ये वाले बेल्ट में, ठीक है, तो इस बेल्ट में आपको छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, थोड़ा सा मध्य प्रदेश का पार्ट भी अगर हम ले लें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा माइनिंग एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा हवाएं अच्छी कहां पर चलती हैं, इस एरिया में, तो इस एरिया में आप यहाँ पे विंड मिल सेटअप कर सकते हो, जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर सकते हो। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इंडिया रिसोर्सेज की खदान है, भरे पड़े हैं रिसोर्सेज इंडिया में, बस हमें उसको इन अ बेटर वे यूटिलाइज करते आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तो आपके पास रिसोर्सेस तो है, बट आप रिसोर्सेस को किस तरह से बेटर वे में प्लान कर सकते हो। तो इंडिया में जनरली 3 वेज होते हैं रिसोर्स प्लानिंग के। ठीक है, पहला वे क्या है आपका, आइडेंटिफिकेशन, सर्वे एंड मैपिंग। मतलब आइडेंटिफिकेशन मतलब आपको पता होना चाहिए कि किस जगह पर कौन से रिसोर्सेस अवेलेबल है। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, सर्वे, मतलब अब अवेलेबिलिटी आपको कैसे पता चलेगी, जब आप खुद ग्राउंड लेवल पे जाकर उसका सर्वे करोगे कि कहां पे एक्चुअली कौन से रिसोर्सेस अवेलेबल है, तब तो आप प्लान कर पाओगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सर्वे। अब आपने देख भी लिया, आइडेंटिफाई भी कर लिया, सर्वे भी कर लिया, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, तो दैट इज मैपिंग। मैपिंग मतलब आप उसको पर्टिकुलरली मैप में, जैसे हमने प्लॉट कर रखा है, ऐसे आप एरिया वाइज मैप में क्या कर सकते हो, रिसोर्सेज को प्लॉट कर सकते हो, जिससे आपके लिए इंस्टीट्यूशनल सेटअप इजी हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि कॉटन की खेती अच्छी कहां पर होती है, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे खंडवा, खरगोन, यहाँ पे कॉटन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कॉटन के लिए चाहिए काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, तो वो यहाँ पे इस बेल्ट पे अच्छी है ना। तो गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और थोड़ा सा महाराष्ट्र, तो यहाँ पे ब्लैक सॉइल अच्छी होने की वजह से कॉटन मिलता है। अब अगर आपको टेक्सटाइल मिल सेटअप करनी है तो ऑब्वियसली आप इन जगहों पे सेटअप करोगे ना। आप छत्तीसगढ़ में जाकर या सिंगरौली में जाकर जहाँ पे कोयला अच्छा मिलता है वहां पे तो आप नहीं बनाओगे। ठीक है, तो आप ऐसी जगहों पे इंस्टीट्यूशनल सेटअप करते हो जहां पे आपको रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाए, तो आपके लिए मैपिंग उस केस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, दूसरा क्या है, प्लानिंग, स्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। अब आपने ये तो देख लिया कि रिसोर्सेज या रॉ मटेरियल कहां पे अच्छा है, पर उसको और इंप्रूव करने के लिए आप क्या प्लानिंग कर सकते हो। मान लीजिए कॉटन की खेती तो अच्छी होती है, पर उसके लिए इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसको बेटर या इंप्रूव करने के लिए प्लानिंग करोगे। आप स्ट्रक्चरल सेटअप करोगे, मतलब वहां पे इंस्टीट्यूशन या आप उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो, इंस्टीट्यूशन सेटअप आप वहां पर बनाओगे। अब आपने इंस्टीट्यूशन सेटअप कर तो दिया, पर वहां पे टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट की जा सकती है कि नहीं,
मान लीजिए आपने फैक्ट्री सेटअप कर ली और फैक्ट्री के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, वो दोनों ही चीजें नहीं है तो आप टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट कैसे करोगे, ठीक है। या और भी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो बेसिकली आपको चेक करना पड़ेगा अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद जो हमारा थर्ड है वो क्या है, मैचिंग प्लान्स विथ एनडीपी। एनडीपी मतलब होता है नेशनल डेवलपमेंट प्लान। मतलब आपने क्या किया, आइडेंटिफाई कर लिया, सर्वे कर लिया, मैपिंग कर लिया, प्लानिंग स्ट्रक्चर बना लिया, टेक्नोलॉजी भी देख ली, सब कुछ अवेलेबल है। अब क्या करोगे कि आप ये देखोगे कि आपके जो प्लान्स हैं, आपके जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स हैं, वो आपके एनडीपी मतलब कि नेशनल डेवलपमेंट प्लान से क्लैश तो नहीं हो रहे हैं। तो इन द केस ऑफ क्लैश आप इंस्टीट्यूशनल सेटअप बेटर नहीं कर पाओगे, या फिर हो सकता है कि कभी हेल्पफुल भी रहे वो प्लान्स। तो आप जैसा भी हो, आपको नेशनल डेवलपमेंट प्लान से अपने प्लान्स मैच करके इंस्टीट्यूशनल सेटअप करना पड़ेगा। फॉर व्हाट? फॉर प्रॉपर रिसोर्स प्लानिंग, खासकर कहां पर, इंडिया में। तो ये 3 वेज आप याद रखिएगा। ये जनरली 3 या तो 5 मार्क्स में बोर्ड में ऑलरेडी ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आपको इनको प्रिपेयर करके रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। ओके, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, वेज टू कंजर्व रिसोर्सेज। मतलब आपने देख लिया रिसोर्सेज क्या है, कैसे होते हैं, उसको बचाने के लिए हमने क्या क्या किया, इंस्टीट्यूशनल सेटअप कैसा होता है, और बेसिकली आप उनको ग्रो कैसे कर सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या वेज है जिसको हम कंजर्व कर सकते या कंजर्व करने के लिए यूज कर सकते हैं ना। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके बोर्ड के सैंपल पेपर में आ चुका है, प्री बोर्ड में बहुत सारे स्कूल्स में कई बार पूछा जा चुका है, और ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका 5 मार्कर्स का है ना। अच्छा, राइटिंग पैटर्न तो आपको पता होगा। अगर आपका 3 मार्कर क्वेश्चन है तो यू हैव टू राइट 3 वैलिड पॉइंट। 5 मार्कर है तो आपको 5 वैलिड पॉइंट। अगर हो सके तो आपको क्वेश्चन का या आंसर का इंट्रोडक्शन, और लास्ट में आफ्टर 5 पॉइंट आपको क्या देना है, एक कंक्लूजन प्रोवाइड करना है। 2 मार्कर है, 2 मार्कर क्वेश्चन है तो आपको 2 वैलिड पॉइंट्स देने हैं, 3 मार्कर में 3 वैलिड पॉइंट है ना। तो यहाँ पे वी कैन सी देयर आर 4 to 5 वैलिड पॉइंट्स आर हेयर। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपका बनता है 5 मार्क्स का, ठीक है। तो क्या वेज है कि आप रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हो। तो पहला क्या है, स्विच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत बेसिक से टर्म्स है ये। अगर आपको यूज नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का, या आप अननेसेसरी आप देख रहे हो कि कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रहा है, तो आप क्या कर दो, उस केस में स्विचेस ऑफ कर दो। गॉट इट। अगला क्या है, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे हम रिसोर्स कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। और जब हम इंडिविजुअल व्हीकल यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा अमाउंट में पेट्रोल या डीजल कंजम्पशन, या अगर गैस वाला है तो गैस कंजम्पशन होता है, ठीक है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये कैसे बेनिफिशियल होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर 50 लोगों को, एक प्लेस है ए और दूसरा प्लेस है बी, है ना। तो ए टू बी अगर 50 लोगों को जाना है, अब अगर ये 50 लोग अपने अपने व्हीकल से जाएंगे तो कितने व्हीकल्स का पेट्रोल वेस्ट हो जाएगा, आपके 50 व्हीकल्स का। बट अगर यही 50 लोग एक बड़ी सी बस में जाते हैं जिसमें 50 लोगों के बैठने की जगह है, तो सिर्फ एक व्हीकल का पेट्रोल खर्च होगा और वो सारे लोग अपने अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच पाएंगे। तो इससे कितना ज्यादा पेट्रोल सेव हो जाएगा। और यही रीजन है हमें पब्लिक व्हीकल्स का क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज मतलब क्या होता है, जो धीरे धीरे रिन्यू होते रहते हैं। जैसे अगर हम देखें सोलर एनर्जी, दैट इज अ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं और अगर हम उसको वाटर से बना रहे हैं तो इस केस में वाटर लॉस बहुत ज्यादा होता है। या अगर आप हाइड्रल यूज कर रहे हैं तो इसमें कोल या कोई भी जो आपका एनर्जी रिसोर्स है वो वेस्ट होता है। तो इट इज बेटर कि आप रिन्यूएबल सोर्सेज, मतलब कि अपने घरों पे अगर आप सोलर पैनल्स लगा ले, तो सन तो अभी कई सालों तक रहने वाले, कई हजार सालों तक रहने वाला है। तो इस केस में ये क्या करेगा, आपका रिसोर्स कंजर्वेशन करने का एक बहुत अच्छा वे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यूज पावर सेविंग डिवाइसेस। मतलब ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं जो एक सिंगल इक्विपमेंट को यूज करने में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की खपत करती हैं। तो आपको ऐसे बल्ब्स या ऐसे डिवाइसेस यूज करनी चाहिए जिसमें पावर का यूज क्या हो, बहुत ज्यादा कम हो। और नेक्स्ट क्या है, जुडिशियस
यूज ऑफ एनर्जी, मतलब किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को आपको वेस्ट नहीं करना है। जुडिशियस मतलब सही तरीके से उसका इस्तेमाल करना है। तो ये क्या है आपके 1 2 3 4 5 वेज है टू कंजर्व रिसोर्सेज। ठीक है, अब इस चैप्टर से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि व्हाई इट इज एसेंशियल टू हैव रिसोर्स प्लानिंग, मतलब क्यों जरूरी है कि हम अपनी कंट्री में रिसोर्स प्लानिंग करें। तो ये क्वेश्चन का आंसर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर रिसोर्स प्लानिंग होगी बेटर वे में तो आपकी कंट्री जो है वो डेवलप हो जाएगी, इकोनॉमिकली भी, सोशली भी। ठीक है, तो ये क्या है, रिसोर्स प्लानिंग हमारे लिए इस केस में बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है। अगर आपको और भी कोई टॉपिक पूछने हैं आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। होप इतना पार्ट आपको क्लियर होगा, एंड प्रोबेबली इन द थर्ड एंड फोर्थ पार्ट वी विल कंप्लीट विद द चैप्टर, वी विल बी डन विद द चैप्टर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।